नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए सुजाता की लिखी हुई कहानी सुखिया अम्मा। सुजाता जी एक नामचीन लेखिका होने के साथ साथ समाज सेवा के लिए भी मशहूर हैं। वो बिहार का रेशमी शहर कहे जाने वाले भागलपुर की रहने वाली हैं। उन्होंने 2 दर्जन से अधिक किताबें लिखी हैं। ज़्यादातर किताबें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और नारी शक्ति पर केंद्रित हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सुखिया अम्मा को अब अपना असली नाम भी कहाँ याद है। जब आधार कार्ड पर अपना नाम प्रतिभा देवी देखती है तो उसे लगता है जैसे किसी और का नाम हो। वैसे बचपन में कोई उसे प्रतिभा देवी कहता भी नहीं था। बहुत हुआ तो प्रभतिया कह देते थे। ससुराल आने के बाद भी कुछ दिन तक उसका नाम सोभानपुर वाली ही पड़ा रहा। सोभानपुर वाली से सुखिया बनने में उसे कितनी वेदनाओं से गुजरना पड़ा था ये तो वही जानती है। लेकिन अब उसे उन बातों से कोई पीड़ा नहीं होती। उसे आज भी सब कुछ याद है जब वो पहली बार पेट से थी। 3 महीने तक एक दाना भी पेट के अंदर नहीं जाता था। मुंह के अंदर जो भी जाता तुरंत उल्टी हो जाती। अम्मा जी ने पूरे गांव में ऐलान कर दिया था कि पोता आने वाला है। उन्होंने कहा था प्रकाश के जन्म के समय मुझे भी कुछ हजम नहीं होता था। सोभानपुर वाली को मैंने परख लिया है, मेरा पौरा ही पड़ेगा। जब सोभानपुर वाली मायके आई तो माई ने दूसरी बात कही। भगवान करे समधिन जो कह रही हैं वही सच हो, मेरी सोच को अंगार लगे। जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे जन्म के समय भी ऐसा ही हुआ था। 3 महीने तक एक दाना भी नहीं पचता था। तुम्हारे भाई के जन्म के समय इतना कुछ नहीं हुआ था। खैर पहला बच्चा जो कुछ हो सब भगवान की कृपा ही है। लेकिन अम्मा जी की बात सच नहीं निकली। पहली बेटी के जन्म पर अम्मा जी कुछ नहीं बोली। ऊपर से बेटी के जन्म के 1 हफ्ते के अंदर बेटे को मास्टरी की नौकरी भी लग गई। सरकारी चिट्ठी हाथ में आ गई। अम्मा जी ने खुद घोषणा कर दी, लक्ष्मणिया बेटी आई है, बाप के हाथ में पैसे का गाछ थमा दी है, हर महीने हिलाएगा डुलाएगा तो पैसों की बरसात होती रहेगी। मास्टर साहब ने लक्ष्मणिया बेटी को सीने से लगाते हुए कहा, इस बार लक्ष्मी आई है, अगली बार भोले बाबा का गण आएगा। घी का लड्डू टेढ़ा भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। अगली बार भी घी का लड्डू टेढ़ा लड्डू नहीं आया तो? वो इतरा रही थी। सोभानपुर वाली कुछ बोलने ही वाली थी कि अम्मा जी ने ऊंची आवाज में टोका, अशुभ काहे बोलती हो, शुभ शुभ बोलो। ये कहते हुए उन्होंने लक्ष्मणिया पोती को गोद से उतार दिया। दूसरी और तीसरी बार भी जब घी के लड्डू का पदार्पण नहीं हुआ तो अम्मा जी की उदासी ने स्थायी रूप से घर में डेरा जमा लिया। सरकार की मेहरबानी से मास्टर साहब की तनख्वाह 20 गुना बढ़ गई और गंगा के कटाव में डूबे खेत भी ऊपर आ गए थे। धन धाने से घर इतना भर गया कि जगह की कमी पड़ने लगी। ईश्वर की मेहरबानी, उसने छप्पर फाड़ कर दिया। धन ही नहीं, एक साथ जोड़े में पुत्र रत्न से झोली भी भर दी। जिस दिन लव कुश का जन्म हुआ उसे भी लगने लगा था जैसे उसकी 2 इंच लंबाई बढ़ गई हो। अम्मा जी तक तो उसकी 2 इंच की लंबाई का दर्प अखर गया, तभी उनके मुंह से ऐसे बोल फूटे थे। 2 जुड़वे बेटे की माँ बनने के बाद धरती छोड़कर पंजों पर चलने लगी है। उस वक्त अम्मा जी के होंठ कांप रहे थे। जिस पोते की आस खोकर खटिया पकड़ ली थी, भगवान ने 1 की जगह 2 दे दिए तो आशीर्वाद की जगह श्राप दे रही हैं। आज भगवान ने सुखिया बनाया है तो आपको सहन नहीं हो रहा है। उस पर भी न जाने कौन सा नशा चढ़ गया था जो इतनी जोर से चिल्ला उठी थी। प्रकाश, अम्मा जी फट पड़ी। अम्मा चुप भी रहो। जिस पोते के लिए देवी देवता मजार पर मन्नतें मांगती थीं, आज भगवान ने दिन दिखाए तो तनिक तो विचार करो। हाथ जोड़ता हूँ, शांति बनाए रखो। प्रकाश ने हाथ जोड़ लिया। बेटे की बात ऐसी चुभी कि उस दिन से अम्मा जी शांत ही हो गईं। वैसे भी उन्हें लोक लाज का बहुत भय रहता था। आज सुखिया अम्मा यही सोच सोच कर मरी जा रही है कि उसके साथ जो ये सब हो रहा है, क्या अम्मा जी के इस कदर चुप हो जाने की हाय से हो रहा है। उस दिन के अलावा उसने अम्मा जी की हमेशा अदब की है। साथ रहने में एक आध दिन बर्तन खड़क ही जाते हैं। अंतिम समय में उनकी सेवा में दिन रात एक कर दी थी। अम्मा जी उसे कभी श्राप नहीं दे सकती, लेकिन अब वो क्या करे, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। इतनी घनघोर बारिश सालों बाद हुई थी।
यदि हुई भी होगी तो सुखिया अम्मा को क्या पता। मास्टर साहब के पधार जाने के बाद साल में चातुर्मास करने तो लवकुश के पास चली जाती थी। तभी सिर पर पानी की बूंदें टपकी, ऊपर से पानी पसीज रहा था। अकेले खाट भी कैसे खींचे। एक कटोरा लेकर बिछावन पर रख दिया। अब पानी बूंद बूंद टपक कर कटोरे में जमा हो रहा था। बूंद बूंद पानी तो सुखिया अम्मा की आंखों से भी आंसू बनकर उसकी छाती को भिगोता हुआ बह रहा था। वही छाती जिसमें लवकुश को दूध पिलाने में थोड़ी देर हो जाती तो हुक सी उठने लगती थी, ऐठन सी होने लगती थी। जब तक अपने हाथों उठाकर उन दोनों को कलेजे से चिपका नहीं लेती तब तक मरोड़ जाता ही नहीं था। दूध पीता लव और कुश और तृप्त होती सुखिया अम्मा। सुखिया अम्मा सोच रही थी, अच्छा है ऐसी ही मूसलाधार बारिश होती रहे, आज इसमें सब कुछ बह जाए। वो अच्छी तरह जानती है ऐसा होगा नहीं। एक उसके कारण भगवान प्रलय तो ला नहीं देगा, और सच्चाई तो यही है कि वो प्रलय के लिए भगवान से प्रार्थना भी नहीं कर सकती। आज भी वो नहीं चाहेगी कि उसका लवकुश अपने परिवार सहित विलुप्त हो जाए। ये अच्छा था कि जब वो लौट कर आई थी तो अंधेरा हो गया था। टिप टिप बूंदाबांदी होने से प्रायः सभी लोग घर के अंदर चले गए थे। कोई शहर तो है नहीं जो आधी रात तक सोसाइटी सी जगमगाती रहती। अंधेरा घिरते ही सभी घर के अंदर घुस जाते हैं। उस पर टीवी सीरियल आने के बाद बाहर कौन रहता है। सुखिया अम्मा के घर बिजली भी नहीं थी, टॉर्च जलाकर ही संतुष्ट थी। अंधेरा उन्हें रास आ रहा था। डर रही थी कि प्रकाश देखकर यदि कोई आ जाएगा तो क्या क्या जवाब देंगी। लेकिन गोमती माई की नज़र में टॉर्च की रोशनी भी नहीं छुपी। उसने पावापुरी वाली से कहा, लगता है सुखिया काकी लौट आई हैं। अचानक अभी ऐसे कैसे? उनके तो मज़े हैं। आधा साल तो बेटों के पास ही रहती हैं। लवकुश के पास से आती हैं तो बूढ़े कपोले भर जाते हैं, नसें दिखनी कम हो जाती हैं। यहाँ अकेले जान कभी 2 रोटी बनाई, कभी भूखी सो रही। काकी के लिए तो यही अच्छा है, हमेशा लवकुश के पास ही रहें। किंतु उन्हें गांव के बिना चैन कहाँ। चलो मिलकर आते हैं। पावा वाली के कहते ही गोमती माई भी चल दी। सुखिया काकी को जो डर था वही हुआ। गोमती माई पहली नज़र में फूट पड़ी। काकी इतनी कमज़ोर, बीमार थी क्या? ठीक होने के बाद आती? आंखें कितनी धस गई हैं। रास्ते में उल्टी हो गई थी, माथे में बहुत तेज़ दर्द होने लगा, चक्कर भी आ रहे थे। अरे तो कुछ खाई भी नहीं होंगी काकी, ले आती हूँ कुछ, गोमती माई ने कहा। खाना साथ ले आई थी। सुखिया अम्मा ने अपनी अम्मा जी की तरह इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल दिया। वही तो, लवकुश इन्हें बिना कलेवा के भेज देंगे। भगवान करे सबका नसीब आपके जैसा हो। दोनों बेटे हथेली पर रखते हैं। एक मैं हूँ, सच कहती हूँ, आपके जैसी नसीब वाली होती तो लौट कर कभी गांव आती ही नहीं। सुखिया अम्मा ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठी रहीं। क्या बोलती? इसी में उनकी इज्जत है, किंतु सिर पर इतना भारी बोझ है, इसका क्या करें? किससे अपना दुख कहें? गोमती माई अपना लालटेन छोड़कर चली गई कि कल सुबह गणेश को बिजली ठीक करने भेज देगी। बारिश और भी तेज हो गई। आंखों की बरसात थम गई थी, लेकिन झिलमिलाहट थी। कटोरे में पानी भरकर बाहर बहने लगा। झिलमिल आंखों की वजह से सुखिया अम्मा को ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था। ऐसे भी कैसे देख पाती? उनकी आंखें यहाँ थीं कहाँ। वो तो यहाँ से बहुत दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर पटना में लवकुश के घर निहार रही थीं। लवकुश के घर निहारते निहारते कब आंखें लग गईं पता ही नहीं चला। सवेरे नींद टूटी तो दिन चढ़ाया था। बादल छट गए थे, धूप निकल आई थी। गीली मिट्टी पर पड़ती धूप के पश्चात खिली मीठी खुशबू सिर्फ सौंधी ही नहीं लग रही थी, बल्कि मन प्राण में भी जैसे श्री कृष्ण की बांसुरी की रागिनी छेड़ रही थी। लेकिन राग रागिनी अधिक देर तक टिकी नहीं। गणेश दरवाजे का सांकल जोर जोर से बजा रहा था। पाए लागू काकी, पक्के 3 महीने बाद लौटी हैं। लवकुश भैया के यहाँ जाकर हम लोगों को भूल ही जाती हैं, लेकिन इस बरसात में क्यों आ गई? सुबह सुबह भौजी ने बताया कि रात अंधेरे में गुजारनी पड़ी। घर में पानी भी टपक रहा है, मिस्त्री साथ ले आया हूँ, गणेश ने चौकी पर बैठते हुए कहा। लवकुश की अपनी जगह है, तुम्हारी अपनी। अभी तुमने मेरी इतनी चिंता की, देखो तुम लोगों को मैं कैसे भूल सकती हूँ। सुखिया अम्मा ने प्रेम भरी झिड़की दी।
गणेश ने घूम घूम कर मिस्त्री को सब दिखा दिया। छत की सुराखें बंद करना जरूरी है, 2 बोरी सीमेंट, थोड़ी छर्री, 1 ठेला बालू और 1 दिन की मजदूरी में सब ठीक हो जाएगा, मिस्त्री ने अनुमान दिया। काकी को ज़रूरत क्या है परेशान होने की, लवकुश भैया हैं ना, सब देख लेंगे। वैसे भी बरसात में यहाँ रहती कहाँ हैं। गणेश ने मिस्त्री पर धौंस जमाते हुए कहा। सुखिया अम्मा ये भी नहीं बोल पाई कि अब वो यहीं रहेंगी, अपने घर में रूखी सूखी खाएंगी या भूखे सो जाएंगी। वहाँ तो बस टुकुर टुकुर देखते रहो। सामने में खाने की थाली अवश्य आ जाती है, किंतु किसी दिन रसोई में जाकर कुछ बनाने की इच्छा होती तो लव की बहू को जैसे करंट लग जाता। दौड़कर भागती आती, माँ जी आप बैठिए ना। शुरू शुरू में सुखिया अम्मा के सुख इन बातों से बढ़ जाते थे और लवकुश तो गदगद हो जाते, इतने गदगद कि उस भार से अपने तो दब ही जाते और सुखिया अम्मा को भी दबा देते। अम्मा बहू तो तुमने छप्पर फाड़ कर पाई है, तुझे हिलने तक नहीं देती। सुखिया अम्मा अब पहले की तरह गदगद नहीं होती, लेकिन कुछ बोलती भी नहीं। समझ गई हैं कि उनका रसोई घर जाना बहुओं को पसंद नहीं है। पहले कभी कभी जिद कर चली जाती थीं, किंतु अब जाना छोड़ ही दिया है। माँ आप बर्तन अधिक निकाल देती हैं, दाई भी गुस्सा होती है। माई माइक्रो ओवन है ना, उसमें गर्म हो जाएगा, बेकार इतने बर्तनों को गंदे क्यों करें। सुखिया अम्मा इस बात पर आश्चर्यचकित हो जाती थीं कि आजकल दोनों बहुएं एक ही भाषा कैसे बोलने लगीं, जबकि सच्चाई तो यही है कि कभी फ़ोन पर भी उन दोनों में बात तक नहीं होती थी। दिन भर मिस्त्री से काम करवाने के बाद सुखिया अम्मा को भी भूख लग गई। कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न पड़ी हो, भूख नींद प्यास से मुक्ति कहाँ संभव है। काकी ने लिट्टी चोखा बनाया, किंतु खा नहीं पाई, उसे ढककर रख दिया। खाने के लिए डिब्बा खोला था, किंतु हाथ कांपने लगा। चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, वहाँ कोई नहीं था। एकांत में सुखिया अम्मा से खाया नहीं गया, उन्होंने डिब्बा बंद कर दिया। सुखिया अम्मा की हालत बिगड़ती जा रही थी। गणेश डॉक्टर को बुलाकर ले आया। डॉक्टर ने कहा कमजोरी है, खाना ठीक से नहीं खा रही हैं, दूध फल अधिक मात्रा में खाएं। रसोई तो रोज़ बनाती थीं, किंतु खा नहीं पा रही थीं। बिना सहारे के एक पग भी नहीं चल पा रही थीं। उस दिन गिर ही जाती यदि गोमती माए ने हाथ नहीं पकड़ लिया होता। काकी क्या हाल बना लिया है, खाती क्यों नहीं। गोमती माई ने चिंतित होकर कहा। अकेले में नहीं खाया जाता, लगता है जैसे चोरी करके खा रही हूँ। काकी जी अपने घर में चोरी, क्या अंट शंट सोचती रहती हैं। आपको क्या हो गया है, लवकुश को खबर करनी पड़ेगी। गोमती माई हंसने लगी। सुखिया अम्मा हंस नहीं पाई। वे क्या करें, किससे कहें, ना स्वयं को श्राप दे सकती हैं, गांव वाले दें ये भी मंजूर नहीं, किंतु अपना भी जीवन है, जीवन भर स्वाभिमान से जिया है, अब मान मर्दन होकर जीवन कैसे जिएं। सुखिया अम्मा ने गांव भर में 2-4 किलो से किसकी मदद न की होगी, पर अब सारी बातें बेमानी लग रही थीं। गोमती माई हंसते हुए चली गई। अपने घर में चोरी, काकी भी गजब हैं। सुखिया अम्मा की आंखों के सामने लव के घर का दृश्य चलचित्र की भांति चलित है। लव का घर उनका अपना ही घर था ना। 10 बज चुके थे, भूख से आंतें खिंच रही थीं, मुंह में कुल्ले भर भर कर पानी आ रहे थे। वो जल्दी उठ जाती हैं। उसके और बहू के उठने में सुबह और दोपहर का अंतर है, यानी 5 घंटे का अंतराल। स्वाभाविक है, 5 बजे उठने वाले को 10 बजे कितनी भूख लग सकती है, इसे 10 बजे उठने वाले भला कैसे समझ सकते हैं। सुखिया अम्मा को इस बात की तकलीफ़ नहीं है कि बहू को ये बात समझ में क्यों नहीं आती। उसे तो इस बात की तकलीफ़ है कि कोई गैर भी भूख से बिलबिलाकर रोटी का एक टुकड़ा उठा ले तो भी उसे कोई चोर नहीं बना देता। सुखिया अम्मा के साथ अपने घर में यही तो हुआ था। उस दिन सुखिया अम्मा की भी वैसी ही हालत थी, भूख से बिलबिला उठी थी। पहले हाथ में इतने काम होते थे कि कब 10 बज जाता था पता ही नहीं चलता था। जब से वो एक कमरे में सिमटती चली गईं, रसोई घर में प्रवेश पर रोक लगती चली गई। बेटे निश्चिंत होते गए कि उनकी पत्नियों ने माँ को अच्छी तरह से संभाल लिया। सुखिया अम्मा को अपनी आत्मा पराई लगने लगी, भूख लगने पर असहज होने लगी। रसोई घर से कुछ निकाल कर खाने की जगह भूख दबाने लग गईं। भूख दबाने से होता ठीक इससे उल्टा, भूख और भी बढ़ जाती। हाँ, उस दिन भी यही हुआ था। भूख ताड़का के मुख की तरह बढ़ती जा रही थी। उन्होंने फ्रिज से ब्रेड निकाल कर खा लिया और पानी पीकर बालकनी में बैठकर माला जपने लगी।
लगभग 10:30 लव की बहू को आधी नींद में ही बिना हाथ मुंह धोए रसोई घर जाते देख भी सुखिया अम्मा ने कुछ नहीं कहा। वो इतना तो समझ चुकी थी कि उनकी स्थिति अम्मा जी जैसी नहीं है, अब कहने सुनने का वक्त नहीं रहा। किंतु लव की बहू चुप क्यों रहती? वो चिल्लाई, अब किस चीज़ से सैंडविच बनाऊं? फ्रिज से ब्रेड गायब है। सुखिया अम्मा हिल गई। माला जपना छोड़कर पैर घसीटते हुए भागी। भूख से पेट में ऐंठन हो रही थी तो 2 ब्रेड खा लिए। उनकी वाणी अवरुद्ध हो रही थी। 2 खाएं चाहे 4, मनाही नहीं है, किंतु इस तरह चोरी छिपे? मुझे तो शर्म आ रही है। जिन्हें भी इस बात की जानकारी होगी यही सोचेंगे कि मैं आपको भूखे रखती हूँ, तभी तो चोरी करके खानी पड़ती है। बहू इतनी जोर से चिल्लाई कि लव भी आ गया। सुखिया काकी ने याचना भाव से लव की ओर देखा। लव ने पत्नी की डबडबाई आंखों की ओर देखते हुए कहा, माँ, कम से कम पूछ तो लिया करो, 10 काम होते हैं। सुखिया अम्मा को उस दिन से काट मार गया। न भूख रही और न प्यास, न आँख खिंचती है न प्राण। काकी किससे क्या कहती। बेटियों का विवाह भी बचपन में कर दिया था। सब नानी दादी बनकर अपनी गृहस्थी में मगन थी। पुत्रियों को सुखिया अम्मा ने हमेशा पराये धन और अतिथि बनाकर ही रखा था। शुरू शुरू में लवकुश की बहुएं सुखिया अम्मा की इस बात से बहुत प्रसन्न रहती थीं कि हमारी अम्मा जी बेटियों को बहुओं के माथे पर चढ़ा कर नहीं रखती। उस समय सुखिया अम्मा मुस्कुराते हुए सोचती थीं, वे भविष्य सुरक्षित रखने की कला जानती हैं। पर आज अपने मन की बात किससे कहकर हल्की होती। उनका भारीपन बढ़ता ही जा रहा था। संयोग से कल होकर ही कुश आ गया तो उसके साथ ही चली गई थी। सुखिया अम्मा कुश के घर में, जिसे कभी कुश ने उनका अपना घर बताया था, मेहमानों की तरह रह रही थी। कितनी भी भूख लगती, न फ्रिज छूती और न ही बिस्किट की अलमारी। जब तक सामने थाली नहीं आ जाती पेट को थामे रखती। वैसे ईश्वर की कृपा मानकर खुश थीं कि अब उतनी भूख लगती भी नहीं थी। राजी या नाराजगी, खुशी या नाखुशी के दिन निकल गए थे। संयोग से कुश का एक दोस्त गांव की ओर जा रहा था। सुखिया अम्मा ने सोचा राजी खुशी निकलना ही बेहतर है, लेकिन जाने के दिन मन हलकने लगा। कुश की उदास आंखों को देखकर अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। गलती लव और उसकी बहू ने की और सजा कुश को दे बैठी। न जाने मन में कौन सा फितूर घुस गया था कि अपनी कोख जाए का दिल जला बैठी। कलेजे के टुकड़े को ही पराया बनाकर बैठ गई। डोलची में कपड़े रखकर कमरे से बाहर निकलते समय वो यही सोच रही थी, अभी गाड़ी जा रही है तो चली जाती हूँ, लेकिन जल्दी ही आ जाऊंगी। अपनों को छोड़कर परायों के बीच में रहकर क्या करूँगी। कुश ने माँ के हाथ से डोलची ले ली। गीली आंखों से सुखिया अम्मा ने डोलची बढ़ा दी। कुश को डोलची का सामान इधर उधर करते देख सुखिया अम्मा ने कहा, बेटा मेरे लिए डोलची ही ठीक है, वीआईपी बक्से खोलने बंद करने में 10 झंझट। कुश ने डोलची से गिलास निकालकर टेबल पर रखा ही था कि बहू ने आंखें नचाते हुए कहा, मैंने कहा था ना, अम्मा जी ने ही ये गिलास लिया होगा। गिलास का सेट बिगड़ जाता, इसी से मैंने कहा भी, नहीं तो मैं चुप रह जाती। वैसे इस उम्र में चोरी, जो भी सुनेगा वो क्या कहेगा। रास्ते में पानी पीने के लिए ले लिया था, बोतल से पानी पीने में दिक्कत होती है। सफाई देते वक्त सुखिया अम्मा की इच्छा हो रही थी कि धरती फट जाए और उसमें समा जाए। पूछ कर लेना था अम्मा। जब कुश ने कहा तो सुखिया अम्मा के दुख और दर्द सब समाप्त हो गए। वो मानो शून्य में प्रवेश कर गईं, बुद्ध बन गईं। कब गाड़ी आई, कब उस पर चढ़ीं, रास्ते में कुश के दोस्त से क्या बातें हुईं, उन्हें कुछ याद नहीं। बस याद है पूछ कर लेना था। सुखिया अम्मा के आंसू थम ही नहीं रहे थे। लव और कुश जब छोटे थे तभी नहीं, आज भी जब तक खा नहीं लेते हैं कैसे तड़पती रहती हैं। अभी भी दोनों गांव आते हैं तो कितने मनुहार से खिलाती हैं। कभी कभी जब लव कुछ अलमारी से निकाल कर स्वयं कुछ खा लेते तो सुखिया अम्मा जैसे निहाल हो जाती, उनकी आत्मा जैसे तृप्त हो जाती और इस जुगाड़ में लग जाती कि कैसे थोड़ा और खा लें। और आज एक ब्रेड और एक गिलास के लिए वो फपक पड़ी। तभी गोमती माई मुंह गिराए अंदर आई। उन्हें उदास देखकर वो भी दुखी हो गई। अफसोस भरे स्वर में बोली, काकी, गणेश ने लव कुश दोनों को फ़ोन लगाया था, किंतु वर्षा की वजह से टावर काम नहीं कर रहा है। अब सिग्नल आएगा तो खुद बात कर लीजिएगा। आकर ले जाएं अपनी अम्मा को।
यहाँ तो सत्याग्रह किए बैठी हैं, न खाती हैं न पीती हैं। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, टावर नहीं था अच्छा ही हुआ, सुखिया अम्मा ने मोबाइल लेते हुए कहा। काकी, तुम्हारी आत्मा तो वहीं बसती है, लवकुश के पास। हम परायों में 2 दिन काटना भी मुश्किल लग रहा है। अब चुप कर, मुझे कहीं नहीं जाना है, अपने घर में यहीं रहना है, तुम सबके साथ। बस एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ ही भोजन करना होगा। खाएगी ना? सुखिया अम्मा अपनी गीली आंखें पोंछ रही थीं। गोमती माई की थाली में खीर परोसते हुए और लेने की जिद करती हुई सुखिया अम्मा आज हल्का महसूस कर रही थीं। अभी आप सुन रहे थे सुजाता जी की लिखी हुई कहानी सुखिया अम्मा। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।